आप सभी लोग 26 अप्रैल 2026 को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो चुके होंगे। फिर भी कई एस्पिरेंट्स के मन में नेगेटिव मार्किंग का हौवा ज़रूर होगा। इस हौवा से कैसे आप पार पाएंगे? अगर आप मोटी मोटी 5-6 बातें याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो फटाफट हम जान लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग का जो हौवा है या फियर है उसको आप कैसे हटाएंगे। तो सबसे पहले आप ये करना है आपको कि आप अपने दिमाग को खाली कर दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह, कोई धारणा मत बनाइए, दिमाग को खाली रखिए। नंबर एक। नंबर दो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एग्ज़ाम जो होती है वो एक सिचुएशन है, यानी वो एक परिस्थिति है। उस परिस्थिति से आप कैसे निपटेंगे, तो ये तो परिस्थिति पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। जैसे मान लीजिएगा कि पेपर का लेवल अप टू लेवल आ गया, या कठिन स्तर आपका पेपर का हो गया, या पेपर का जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो बदल गया, कि उसमें रीजन असर्शन, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकेंड, या अवधारणात्मक जो क्वेश्चन है, कूट वाले क्वेश्चन है, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, या फिर आपके जो क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं वो आपने पहले कभी उनको पढ़ा ही नहीं है, तो पेपर का स्तर इन सभी परिस्थितियों से कठिन हो जाता है। तो सबसे पहली मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाएं। किसी भी प्रकार की कोई धारणा ना बनाएं कि हमें 20 क्वेश्चन छोड़ना है, 80 अटेम्प्ट करना है, या इस बार का कट ऑफ 73 के आसपास रहेगा। इन सब चीज़ों से आप मुक्त होकर के और 26 अप्रैल को एग्ज़ाम के दिन जीएस पेपर को आप एग्ज़ाम हॉल में जो परिस्थिति है उसके अनुसार सॉल्व करें। अब वो परिस्थितियों को कैसे आपको हैंडल करना है वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आपको ये कहेंगे कि पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है, कुछ प्रश्न पत्र का, क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड है उस पर आपको ध्यान देना है ना। क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड जैसा हो उसी के हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनाना है। अब उस रणनीति में दूसरा बिंदु आपको जो याद रखना है वो ये है कि आपको क्वेश्चंस जो उसमें पूछे गए हैं उनको एक बार देख लेना है कि वो सीधे और सपाट किस्म के प्रश्न है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में वन लाइनर क्वेश्चन कहते हैं, या कूट वाले क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, या रीजन असर्शन वाले प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, या सूची एक को सूची दो से सुमेल कीजिए उनकी संख्या ज़्यादा है। मतलब प्रश्न पत्र की जैसी संरचना है वैसे ही आपकी अपनी स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन है उस पर आपको ध्यान देना है। दूसरी बात है, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि आपने जिन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है या आपको वो नहीं आते हैं, अगर ऐसे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है जो प्री इन्फॉर्म्ड क्वेश्चन नहीं है या आपने उनको कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस की संख्या अगर ज़्यादा है तो आपको उसमें रिस्क ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप वैसे भी फेल हो जाएंगे। मान लेते हैं ऐसे प्रश्नों की संख्या अगर 20 से अधिक है तो आपको वहाँ पे रिस्क लेना ज़रूरी है। उदाहरण से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें आपके 3 गलत हो गए या आपके 6 गलत हो गए। मान लीजिए अगर आपके 6 क्वेश्चन गलत हो गए तो 6 अंक आपके कम हो गए, पर अगर आपके 3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपके अंक हो जाते हैं 9। 9 - 6 कितना हो जाता है? 3।
फिर भी आप फायदे में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम और आपकी बातचीत में जो तुक्का लगाने की बात होती है कि उसकी संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इस बात को अवश्य याद रखें, ठीक है ना, और कोई डर अपने मन में पैदा ना करें। तीसरी बात, चौथी बात मैं ये कहूंगा आपको कि जो मैच करने वाले क्वेश्चन है या कूट वाले क्वेश्चन है या रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों में आपको रिस्क अवश्य लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत अधिक फैक्चुअल नहीं होते हैं, ये लॉजिक बेस्ड होते हैं, और यदि आप अपना लॉजिक यूज करके ऐसे प्रश्नों को कर ले जाते हैं तो आप देखिएगा कि आपका स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा हो सकता है, या इस स्थिति में आप आ सकते हैं जिसमें आप अपने आप को एकदम सुरक्षित मान सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से आपको क्या करना है, रिस्क लेना है। तो मैंने प्रश्नों की 3 श्रेणियां आपको यहाँ पे बताई हैं। पहली श्रेणी में मैंने आपको बताया है कि लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, जो मैच करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आप जरूर कीजिएगा। नंबर 2, आपको कोड वाले क्वेश्चन जो आते हैं, कोड वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो जरूर करना चाहिए। और नंबर 3, जो रीजन असर्शन के क्वेश्चन आते हैं वो अवश्य करना चाहिए। पांचवी बात मैं आपको कहूंगा क्या, कि जिस दिन आपका एग्जाम हो, है ना, जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन आप जो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं या डेटा बेस्ड जो आपका कंटेंट है, या जो ऐसा कंटेंट है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसे कहेंगे फैक्ट बेस्ड जो आपका कंटेंट है, उसको एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने पीवाईक्यू पिछले वर्ष के उठाए, अब आप देखेंगे मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण से वो पर्टिकुलर शीर्षक पर आधारित क्वेश्चन पूछता है 10। बस आपको करना ये है कि वो टाइटल जो है यानी टॉपिक है उनको आप लिस्ट कर लीजिएगा और उनको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो फिगर्स होते हैं उसमें जरा सा वेरिएशन आने से आपका क्वेश्चन वहां पे गलत हो सकता है। इसके अलावा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे मध्य प्रदेश में जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको राष्ट्रीय खेल अलंकरण पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार दिया गया, या मध्य प्रदेश के लोगों को जो नागरिक सम्मान होता है उसमें किन लोगों को वो नागरिक सम्मान दिए गए, पद्मश्री है या पद्म विभूषण है, जो भी सम्मान है, या ज्ञानपीठ पुरस्कार में इस बार किसको मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को चुना गया है, या राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसको दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य है मध्य प्रदेश प्रीलिम्स में कुछ टॉपिक फिक्स है करंट अफेयर्स के, जैसे जनगणना 2026 है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कुछ टॉपिक को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उनको अंतिम समय में पढ़ लीजिएगा। छठी मेरी सलाह आपको ये है कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो एमपीपीएससी की पेपर है, पीवाईक्यू है, उनका आप अभ्यास कर लीजिएगा। आपने जो टेस्ट सीरीज दी है आप चाहें तो उसका भी अभ्यास कर सकते हैं, पर उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? ऐसा करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। इन सब बातों को साथियों अगर आप याद रखेंगे तो आपके मन में जो नेगेटिव मार्किंग का एक हवा है या एक फियर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें और मेंस परीक्षा लिखें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूं। धन्यवाद।